जय हिंद साथियों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अनिकेत सर। आज हम 11th क्लास के पहले चैप्टर की बात करते हैं और पहला चैप्टर जो है त्रुटि। आज हम त्रुटि के बारे में पूरी तरह से जानेंगे कि त्रुटि क्या होता है। चलिए सबसे पहले त्रुटि को समझते हैं कि त्रुटि है क्या। चैप्टर जो त्रुटि है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन पक्का आते हैं एग्जाम में और आना भी अनिवार्य है क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रुटि को समझते हैं। त्रुटि है क्या। अगर मान लेते हैं इस पेंसिल की लंबाई मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 4.2 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। इसका ओरिजिनल जो वैल्यू है कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। और किसी को दिया गया, बोला इसका नाप तुम करके बताओ कितना हुआ, तो वो अगर नाप किया तो उसका वैल्यू कितना आया? 4.3। इसका ओरिजिनल जो मान था 4.2 था और बाद में नाप कर बताया गया 4.3। तो जो पहला वाला वैल्यू होता है ना, जो ओरिजिनल वाली वैल्यू होती है यानी रियल वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं वास्तविक मान। क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। और जो प्रयोग करके बताया गया था वो कितना था? 4.3, यानी इसको बोलेंगे प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान। तो कितना की गलती किया है इसमें? वास्तविक मान हमारा रियल वैल्यू 4.2 था और नाप करके बताया कितना? 4.3। तो हमारा कितनी की गलती हो गई? 0.3 की क्या हो गई? इसमें गलती हो गई। सॉरी, 0.1 की क्या हो गई? गलती हो गई। यानी इन्होंने 0.1 अधिका करके क्या कर दिया था? बढ़ा करके नाप दिया था। तो 4.1 की क्या हो गई? गलती हो गई। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? ईरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। यानी कि जब किसी प्रयोग में होने वाले प्रयोगिक मान और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो डिफरेंट होता है, अंतर होता है, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम लोग? त्रुटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। त्रुटि समझ में आ गई कि त्रुटि क्या होता है। तो इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो त्रुटि क्या है? जब किसी प्रयोग में होने वाले प्रायोगिक मान और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो डिफरेंट होता है उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रुटि। उनका अंतर ही क्या हुआ? 0.1 का आया, इन्हें ही क्या बोलेंगे? त्रुटि कहते हैं। यानी कि अगर बात करें कि त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा तो लिख सकते हो कि सर त्रुटि बराबर हो जाएगा प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान, प्रायोगिक मान माइनस ये वाला चिन्ह जो होता है ना, जो बड़ा होगा उसी में से, या तो प्रायोगिक मान बड़ा हो सकता है या तो वास्तविक मान। जो बड़ा होगा उसी में से हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को घटा लो या वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटा लेंगे तो जो अंतर मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा? त्रुटि। क्या मिल जाएगा? त्रुटि मिल जाएगा। तो त्रुटि का डिफिनेशन लिख देते हैं यहां पर कि त्रुटि होता क्या है। तो त्रुटि याद रखिएगा, जब किसी प्रयोग में होने वाले प्रायोगिक मान और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान का अंतर, वास्तविक मान का अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। त्रुटि कहलाता है। और त्रुटि वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? या तो प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को घटा लो या वास्तविक मान में से प्रयोग मान।
जो डिफरेंट होगा उन्हें ही क्या बोलेंगे हम लोग, त्रुटि कहेंगे। अगर हमें परसेंटेज में त्रुटि ज्ञात करना हो, इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा। अगर हमें परसेंटेज में त्रुटि पूछेगी, परसेंटेज त्रुटि क्या होगा, तो याद रखिए कि परसेंटेज जो त्रुटि प्राप्त होती है, ये तो त्रुटि हमें ऐसे वैल्यू प्राप्त हो गई कि त्रुटि कितना का हुआ 0 पॉइंट, लेकिन परसेंटेज में हमें त्रुटि कितना का प्राप्त हुआ। तो याद रखिए कि परसेंटेज में अगर हमें त्रुटि निकालना हो तो ये वाला वैल्यू ऊपर होगा ही होगा, यानी कि प्रायोगिक में से, प्रायोगिक मान में से या तो वास्तविक मान को घटा लो, या तो वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटा लो, बटा के नीचे जो होगा हमेशा वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान अगुणे कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसका प्राप्त हो जाएगा, परसेंटेज में त्रुटि प्राप्त हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए सबसे पहले इसको आप लोग इस डिफिनीशन और इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आप लोग अपने से इसको आप लोग नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर, और अपने नोट बनाते रहेंगे तो जितना अपने से नोट बनाएंगे वो याद होता है, क्योंकि लिखा हुआ दूसरे का जल्दी याद होता नहीं है। इसलिए अपनी जो जो भी फार्मूले हो, जो भी चीज़ें लिखाई जा रही हो, वो आप लोग खुद ही करें तो सही है। चलिए चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बातें इनके जान लेते हैं। अगर तो नोट करके लिख लीजिएगा कहीं, या फिर स्टार देके लिख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर इसी चीज को मान लेते हैं, इस पेंसिल को, या फिर इस कोई चीज है, एक लकड़ी का गुटका है मान लेते हैं, एक लकड़ी है, इतने बड़ी लकड़ी है। इस लकड़ी को किसी को दिया गया मापने के लिए, माप करके बताइए कितना हुआ। तो उसने बताया कितना, 4.2। इसकी लंबाई कितना बताया, 4.2 सेंटीमीटर है। और हमारा मन नहीं भरा कि पता नहीं सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, इसलिए हमने इस चीज को, इस लकड़ी की चीज को फिर हमने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया। इस पहले व्यक्ति को दिया तो इसने बताया कितना, कि सर 4.2 सेंटीमीटर है। फिर मन नहीं भरा हमारा, तो हमने क्या बोला कि दूसरे आदमी को दे दिया जाए, देखता वो कितना बताता। उसने कहा कि सर 4.3 सेंटीमीटर। तीसरे को दिया गया इसी तरह, उसने बताया सर नहीं 4.4 सेंटीमीटर है। किसी को नाप कर दिया गया, एक और व्यक्ति को दे दिया गया, तो उसने बताया सर 4.1 सेंटीमीटर है। अब हम कौन सी वैल्यू को सही माने, कौन सी वैल्यू सही होगी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, क्या इनमें से कोई एक सही होगा, और कौन सा सही होगा ये भी पता नहीं है। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, सबका एवरेज निकाल देते हैं। इन सारी वैल्यूओं का क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, यानी औसत। औसत बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था, सबका जोड़ बटा के कितने लोग हैं उनसे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ अगर बात कर ले तो औसत बराबर फार्मूला लिख देते हैं। औसत बराबर क्या होगा, कुल पदों का जोड़, कुल पदों का जोड़ बटा के पदों की संख्या, पदों की संख्या कितने जाना है उनसे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। इस फार्मूले को याद रखिएगा, औसत में पढ़े होंगे आप लोग। तो याद रखिएगा कि जब अलग अलग माप दी गई हो, जब अलग अलग माप दी गई हो, तो हमें या तो वास्तविक मान निकालना हो, यानी कि इसका वास्तविक मान क्या होगा, तो इस वास्तविक मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल देंगे, यानी कि औसत।
यानी कि हम इसका क्या कर देंगे, अगर हम लोग जोड़ करके इन सबको जोड़ करके कितने से डिवाइड कर दें, 1 2 3 4, 4 जगह से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा औसत मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि इसको हम नोट करके लिख देते हैं यहाँ पर कि अलग अलग माप दी गई हो, यदि अलग अलग माप x1 x2 x3 x4 xn दी गई हो तब वास्तविक मान बराबर फार्मूला क्या होगा, वास्तविक मान बराबर जो फार्मूला होगा, हमें या वास्तविक मान बोल दे या कह दे, वास्तविक मान बोले तो हमें डायरेक्ट क्या निकालना होगा, औसत मान। क्या निकालना होगा, औसत मान निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। यानी x मीन कर देंगे यहां पर xm, तो xm औसत मान को हम लोग किससे दर्शा ले, xm से दर्शा लेते हैं। तो xm बराबर क्या हो जाएगा, x1 यानी कि पदों का जोड़, कुल पदों का जोड़ कितने जाना है, x1 x2 x3 x4 डाट डाट करके सबको जोड़ लेंगे, x2 x3 x4 प्लस डाट 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 प्लस xn, और कितने जाना है, तो कितने जाना है, n जाना है, तो n से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा। इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग मान निकालना पढ़ेंगे कि त्रुटियों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, निरपेक्ष त्रुटियां आएगा, सापेक्ष त्रुटि आएगा, तो उनमें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ तक समझ लेते हैं। तो इस चीज को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, चलिए लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, त्रुटियों के प्रकार। चलिए हो गया। अब हम पढ़ेंगे त्रुटियों के प्रकार। त्रुटि के प्रकार, हेड डाले हैं, त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के प्रकार। हो गया। अब त्रुटि के प्रकार कितने प्रकार के, मुख्य रूप से त्रुटि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि, और तीसरा होता है हमारा गंभीर या स्थूल त्रुटि। 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। अब क्रमबद्ध त्रुटि को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे अलग अलग प्रकार से कैसे कौन सा त्रुटि किस प्रकार का होता है। सबसे पहले त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं कि त्रुटि के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सा, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं इसको, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा, यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं गंभीर, गंभीर या इसी को बोलते हैं स्थूल त्रुटि, स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर। इंग्लिश में इसे बोलेंगे सिस्टमैटिक, रैंडम, और इसको बोलते ग्रॉस, ग्रॉस, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस। ये 3 प्रकार की हमें त्रुटियां होती हैं। इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसे भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है हम बताएंगे। ये हमें पढ़ना है, और ये भी कितने प्रकार की हो जाएगी, तो ये भी होती 4 प्रकार की। कितने प्रकार की हो जाती है, तो 4 प्रकार की त्रुटि हो जाएगी। ये कितने प्रकार की होती हैं, तो 4 प्रकार की त्रुटियां होती। कौन सा, क्रमबद्ध त्रुटि। और क्यों पढ़ना है इसके बारे में भी हम पता करेंगे अभी,
कितने प्रकार के हो जाएगी, ये भी बढ़ जाता है 4 प्रकार में। तो पहला आता है इसमें यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। दूसरा होता है हमारा व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा प्रायोगिक त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि। और चौथा जो हमारा होता है वातावरणीय, यानी वातावरण के मान में, वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि, यानी वातावरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। इसके बाद एक एक करके हम लोग हर प्रकार की त्रुटि को समझेंगे। चलिए पहले लिख लीजिए। चलिए एक एक करके लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग डाल दे क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि है क्या? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है, सबसे पहले जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमें प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले एक सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम क्या होता है, एक हमें लैब चाहिए, अच्छा सा लैब में जो आदमी हो पढ़ा लिखा हो, जो यंत्र रखे गए हो वो अच्छे यंत्र होने चाहिए, लाइट वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा होना चाहिए, तब जाके एक सिस्टम क्रिएट होता है। इसी ही अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो इस गलती को ही हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। जैसे अगर हम लैब के अंदर घुसे हैं, लाइट कट गई, तो पता चल गया ना कि लाइट कटी है, तब हमारे जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई। अंदर घुस गए लैब के अंदर, पता चला कि जो हम लोग लैब के अंदर अचानक से क्या होने लगा, गर्मी होने लगा, तो पता चल गया कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं गलती है। गलती क्या है, कहीं ना कहीं हमारा एसी डाउन है, जिसके कारण से हमें आधे तो पसीने पोंछने में लग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गलतियां हो रही है, जिसके कारण से हमारी त्रुटियां उत्पन्न हो रही है। यानी एक सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हमें लैब, वहाँ का वातावरण क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। अगर इन सिस्टम के अंदर कहीं से भी गलती उत्पन्न हो जाए तो इन गलतियों को ही क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि समझ में आ रहा है, यानी कि जिनका कारण सब पहले से ही पता हो, जिन त्रुटि का कारण पहले से पता हो, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। समझ में आ गया कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, यानी कि सिस्टम क्रिएट करना, और उस सिस्टम में अगर कहीं से भी गलतियां उत्पन्न हो जा रही हैं तो उनमें जो त्रुटियां उत्पन्न हुई हैं उन्हें ही बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। यानी कि हमें क्या होगा, इनका कारण पहले से पता होता है, तो जिन त्रुटि का कारण पहले से पता हो उन्हें हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। समझ में आ गई बात? यानी क्रमबद्ध त्रुटि क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने बताया कि अगर हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है तो क्या होना चाहिए, एक लैब होना चाहिए, लैब के अंदर जो स्टूडेंट हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरा, एटमॉस्फेयर वहां का अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर वहां का अच्छा होना चाहिए। आ रही बात? उसके अंदर जो लैब के अंदर जो सिस्टम रखे गए हैं, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, इंस्ट्रूमेंट भी क्या होना चाहिए, हमारी सही होना चाहिए। अगर इनमें से कहीं भी गलती उत्पन्न हुई, यानी इसमें इसमें इसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन गलती किया है। अगर कारण पता चल जाए उन्हें ही बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। तो ऐसी त्रुटि जिनका कारण पहले से पता हो, उन त्रुटि को ही बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। समझ में आ रही बात?
तो लिख लेते हैं इस बात को कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, ऐसी त्रुटि जिसका कारण पहले से पता हो, पहले से क्या हो, पता हो, उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए पहले इसको लिख लीजिए, क्रमबद्ध त्रुटि का डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब हमने बताया था इसमें सबसे पहला क्या होता है, यंत्रगत त्रुटि आती है, इसको लिखा, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे हिंट डालते हैं हम लोग, इसके अंदर ही पढ़ने वाले हम लोग यंत्रगत त्रुटि। क्या पढ़ेंगे, पहला एक क्रमबद्ध त्रुटि भी कितने प्रकार के थे, तो 4 प्रकार का। पहला कौन सा था, यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। अब यंत्रगत त्रुटि क्या होता है, सबसे पहले सुनिए। हम किसी लैब के अंदर जब घुसते हैं, मान लो हम लैब के अंदर गए और लैब के अंदर जाने के बाद हम प्रयोग करना शुरू कर दिया। हम किसी चीज को अगर माप तोल कर रहे हैं और माप तोल करने के लिए जो इंची लगी होती है, जो स्केल है, वो स्केल बहुत ही पुराना है। क्या है, बहुत ही पुराना है। अरे स्केल देखियो आप लोग ना, इधर से भी ऐसे होता है, यहाँ पर अंक लिखे होते 0 0 ऐसे ऐसे लाइनिंग 1 ऐसे करके 2 ऐसे लिखे होते। अगर ये पुराना हो जाए तो कुछ इस प्रकार का शेप देखने को मिल जाता है, गोल, थोड़ा सा किनारे पर क्या हो जाता है, गोला हो जाता है। तो इधर 0.5, इधर भी 0.5, यानी कि इनमें क्या हो गई, कमी हो गई। अब इससे, इस इंस्ट्रूमेंट से अगर हम किसी चीज को नापें तो कहीं ना कहीं 0 पॉइंट इधर भी, 0 पॉइंट उधर भी गलतियां उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। तो इन किसके कारण उत्पन्न हुई, इस इंस्ट्रूमेंट के कारण हुई। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट होता तो सही होता, लेकिन यंत्र क्या ऐसा था, पुराना था, बहुत दिन का था, जिसके कारण से अगल बगल के जो किनारे के थे वो कहीं ना कहीं घिस गए थे, जिसके कारण हम अगर कोई भी वैल्यू क्या करेंगे, माप तोल करेंगे, तो उनमें क्या आएगी, गड़बड़ी आएगी। अब हमें किसी चीज को मापेंगे तो इसमें 0.5, इधर 0.5, एक का इधर भी कमी आएगा। तो एक का हमेशा कमी आता रहेगा, जब भी नापोगे तो एक का हमेशा क्या होता रहेगा, कमी आता रहेगा। तो इस प्रकार से इस इंस्ट्रूमेंट के कारण क्या हो जाएगी, त्रुटियां उत्पन्न हो जाएगी। आ रही बात? तो किसके कारण से उत्पन्न हुई त्रुटियां, इस इंस्ट्रूमेंट के कारण। क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट होता, यह अगर स्केल होता तो सही नापता, लेकिन यह स्केल होने के कारण क्या होगा, ये अगर हम किसी चीज का माप कर रहे हैं तो क्या होगा, गलती माप कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी भी यंत्र के कारण होने वाली, यानी यंत्र में अनियमितता के कारण होने वाली त्रुटि को हम लोग यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। समझ में आ रही बात, समझ में आई कि नहीं आई? चलिए लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन। यंत्र में अनियमितता, अनियमितता के कारण होने वाली त्रुटि को, होने वाली त्रुटि को यंत्र में अनियमितता के कारण होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। आई बात समझ में? यानी किसके कारण गलतियां हुई, इंस्ट्रूमेंट के कारण गलती हुई, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटिकल एरर बोलेंगे, यानी कि यंत्रगत त्रुटि कहेंगे। चलिए चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है जो, चलिए अब दूसरा लिखते हैं।
दूसरा कौन सा त्रुटि था? दूसरा था हमारा व्यक्तिगत त्रुटि। कौन सा त्रुटि था? व्यक्तिगत त्रुटि। अब थोड़ा सुनिएगा, व्यक्तिगत त्रुटि क्या होता है। अब हमारा लैब सही है, वहां पर रखा इंस्ट्रूमेंट सही है। अब जो लड़का जो है वो क्या हो गया, बदतमीजी पे उतर आया। बदतमीजी का मतलब ये हुआ कि पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी प्रैक्टिकल करने चल दिया। अब जब प्रैक्टिकल करेगा तो क्या करेगा, गलत करेगा। तो किसके कारण हुआ? क्या इंस्ट्रूमेंट के कारण हुआ? नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी सही है। क्या लैब के अंदर जो भी चीजें थी क्या गलत थी? नहीं, वो भी सही जगह रखी हुई थी, सही तरह के रखी हुई थी। लेकिन गलती किसके कारण हुई? उस आदमी के कारण हुई, उस प्रेक्षक के कारण हुई जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी प्रैक्टिकल के लिए अपने हाथ को लगा दिया। यानी किसी विशेष व्यक्ति के कारण होने वाली त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। चलिए, यानी क्या हुआ, विशेष व्यक्ति या प्रेक्षक, लिख सकते हो विशेष प्रेक्षक, व्यक्ति कुछ भी लिख सकते हो, के कारण होने वाली त्रुटि को, होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। हो गया। चलिए, दूसरा वाला भी लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा है? तीसरा जो हमारा है प्रायोगिक त्रुटि है। कौन सा है? प्रायोगिक त्रुटि। अब इसको पहले समझ लेते हैं प्रायोगिक त्रुटि है क्या। अब हमारा जो यंत्र है, लैब के अंदर जो यंत्र है वो भी सही है, व्यक्ति जो पहले खराब करता था वो भी क्या हो गया, सही हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। लेकिन हुआ गलती क्या, जब प्रयोग कराई जाती है तो प्रयोग से पहले 1 या 2 दिन पहले उस प्रयोग के बारे में बताया जाता है। लेकिन जिस दिन प्रयोग के बारे में बताया जा रहा था उस दिन वो लड़का गया ही नहीं। अब बताओ, अब प्रयोग क्या करेगा, गलत करेगा या सही करेगा? तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, गलत करेगा। यानी कि प्रायोगिक अभाव में होने वाली गड़बड़ी या कमी या अंतर, यानी प्रयोग में होने वाले, यानी प्रयोग के कारण होने वाली त्रुटि को बोलते हैं प्रायोगिक त्रुटि। लिख ले इस बात को। चलिए, प्रायोगिक सिद्धांतों के कारण, सिद्धांतों के अभाव, प्रायोगिक सिद्धांतों के अभाव में, अभाव के कारण होने वाली त्रुटि को, होने वाली त्रुटि को प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। कौन सा त्रुटि कहते हैं? प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। समझ में आ रही बात है? लिख लीजिए इस बात को। इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है, उसके बाद बता देते हैं कौन सा। चलिए यहां तक कर लीजिए, इसके बाद लास्ट बताते हैं। चलिए हो गया, पहले आप लोग यहां तक कर लीजिए। अगला हमारा त्रुटि कौन सा आता है? वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय त्रुटि। कौन सा? वातावरणीय त्रुटि। अब वातावरणीय त्रुटि क्या होता है, चलिए अब इसको पहले समझ लेते हैं फिर बताते हैं आगे कि होता क्या है। अब हमारा यंत्र भी सही हो,
लैब के अंदर गए, वहां पर रखे यंत्र थे, वो भी क्या थे, सही थे। व्यक्ति था पढ़ा लिखा, प्रयोग भी क्या हुआ, सही कर रहा है। प्रैक्टिकल के दिन वो गया भी था, जिस दिन प्रैक्टिकल कराई जा रही थी, बताया जा रहा था, उस दिन भी वो गया था। अब वो प्रैक्टिकल सही कर रहा है, लेकिन हुई क्या, जिस लैब के अंदर गया, जिस लैब के अंदर वो लड़का गया, उसमें हुआ क्या कि जैसे ही अचानक गया, उसकी एसी क्या हो गई, डाउन हो गई। अब डाउन होने के कारण उसमें क्या होने लगी, उसके शरीर से पसीने आने लगे। तो कुछ क्या करता था, पसीने को पोंछता था, कुछ काम में मन ही नहीं लगता था। तो उसके कारण में क्या हो गई, उससे होने वाली गड़बड़ी क्या हो गई, प्रयोग जो किया वो गलत कर दिया। अरे कुछ पसीने में गया, पोंछ रहा है, कर रहा है, पोंछ रहा है, कर रहा है बेचारा, लेकिन हुई क्या कि प्रयोग क्या कर बैठा, गलती कर बैठा। तो गड़बड़ी किसकी थी, सब सही थे, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही, लेकिन गड़बड़ी क्या था, एसी, एटमॉस्फेयर। वहाँ का अचानक से लाइट अगर क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर, तभी क्या करेगा वो, प्रयोग कहीं ना कहीं गलती करेगा। यानी कि प्रयोग वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को हम लोग वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। वातावरण के कारण के कारण होने वाली त्रुटि को वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। ये बातें समझ में आई, चलिए कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं आगे। यंत्रगत त्रुटि क्या होता है, सीधी सीधा बताइएगा। यंत्र के कारण होने वाली त्रुटि को यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्ति के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि, प्रयोग में होने वाले प्रायोगिक सिद्धांत के कारण होने वाले, यानी प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव के कारण होने वाली त्रुटि को प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को वातावरण त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इस सब बातें को लिख लीजिए। फिर एक हम रीजन बताते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि को क्यों हम लोग पढ़ते हैं और बाकी को क्यों नहीं पढ़ते हैं। जबकि हमने बताया था कि 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं मुख्य रूप से, क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा हमारा कौन था, क्रमबद्ध त्रुटि पहला था, दूसरा हमारा, तीसरा हमारा, दूसरा नहीं, पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा हमारा था कौन सी त्रुटि, बताइए आप लोग। पहला क्रमबद्ध त्रुटि था, दूसरा स्थूल या गंभीर त्रुटि था, और एक और त्रुटि हमने बताया था यादृच्छिक त्रुटि। कौन सा त्रुटि हमने बताया था, यादृच्छिक, यानी दूसरे नंबर पर हमने बताया था यादृच्छिक त्रुटि होती है। पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक रैंडम, तीसरा गंभीर त्रुटि या स्थूल त्रुटि बोलते हैं। अब इसी के बारे में जानेंगे। और हमने बताया था क्रमबद्ध त्रुटि को ही पढ़ा जाता है, बाकी दो को नहीं पढ़ा जाता। रीजन क्या है, क्योंकि अगर सिस्टम यंत्र खराब हो जाए तो उसका निवारण हो सकता है कि इंजन खराब है, इसको हटा दे, तो वो हमारा सिस्टम क्या होगा, इस प्रकार से सही हो सकता है। दूसरा, व्यक्ति अगर पी के रखा हो उसको हटा दे और उसकी जगह पर उस आदमी को लाया जाए जो आदमी पढ़ा लिखा हो, तो भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। यानी इन सब में अगर गड़बड़ी हुई तो हम उसको सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसी के कारण हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत रखते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम अपने से सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी इन, अगर ये बातें नहीं कर पाते हो तो ये सुन लो ना, इन चारों का कारण क्या होता है, पता होता है। चारों का कारण क्या होता है, पता होता है। इसलिए हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, इनको क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इन चारों का कारण क्या होता है, पहले से पता होता है कि गलती किसके कारण से हुई है। इसलिए हम इसको क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत रखते हैं। चलिए, हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब तक जितना पढ़े हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पहले, इसके बाद बात को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बताइए त्रुटि क्या होती है। तो याद रखिएगा त्रुटि क्या होती है, हमने बताया था कि किसी भी प्रयोग में होने वाले प्रायोगिक मान और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान का जो डिफरेंट होता है, चाहे बड़ा वास्तविक मान हो या तो फिर कह सकते हो
प्रायोगिक मान बड़ा हो, दोनों में से घटा दो, जो बड़ा हो उसमें से घटा देंगे, जो अंतर प्राप्त होगा उसे त्रुटि कहेंगे। त्रुटि बराबर फार्मूला हमने बता दिया था, परसेंटेज त्रुटि का बताया था कि प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान घटा या वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान बटा के वास्तविक मान गुणते क्या होगा 100, ये हमारा क्या होगा परसेंटेज त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, तीन प्रकार की हमने त्रुटियां बताया था, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल या गंभीर त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि भी चार प्रकार के, यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि और वातावरणीय त्रुटि। यंत्र के कारण होने वाली त्रुटि को क्या बोलते हैं, यंत्रगत त्रुटि बोलते हैं। व्यक्ति के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत, प्रायोगिक सिद्धांत के अभाव के कारण होने वाली त्रुटि को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रायोगिक त्रुटि बोलते हैं। वातावरण के कारण होने वाली त्रुटि को वातावरणीय त्रुटि। हमने रीजन भी बता दिया कि क्यों पढ़ाते हैं इसके बारे में, क्योंकि इस चारों का कारण पहले से क्या होता है पता होता है और इनकी गलतियों को हम लोग सुधार सकते हैं, इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे चले, चलिए चलिए हम लोग दूसरा, ये पहला क्रम था क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा हमारा हो गया यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटि क्या है, अगर थोड़ा सा बताइएगा आप लोग। मान लेते हैं इसमें एक लाल गेंद है, एक ब्लू है और एक वाइट लेते हैं, वाइट, चलिए हमारा वाइट हो गया, और एक और लेते हैं ग्रीन, चलो कई सारे लेते हैं, ग्रीन है और पिंक, पिंक कर लिया, एक और लेते हैं ब्लैक, और एक आदमी है यहां पर, इस आदमी का नाम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो राजू है। अब राजू को क्या कहा गया कि तू अपने इन आंखों पर काली पट्टी बांध ले। राजू बोला ठीक है बांध लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। राजू ने क्या किया, अपने इन आंखों पर क्या कर लिया, ब्लैक कलर की पट्टी को बांध लिया। और बांधने के बाद इस राजू को बोला गया तू अपने हाथ को इस टब के अंदर डाल जिसमें बहुत सारी गेंद हैं और तू काला ही गेंद निकाल। क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है निकाल ले, क्या हो सकता है कि रियल में ही निकाल पाएगा, नहीं। हो सकता है कि उसे पिंक भी निकल जाए, उसे हो सकता है ब्लैक निकल जाए, हो सकता है ग्रीन, रेड, ब्लू, कुछ भी निकल सकता है। क्या उसको पहले से अनुमान था कि यही काला है, नहीं। उसने हाथ लगाया और पता चला कि पिंक निकल गया, ब्लू निकल गया, ग्रीन निकल गया, कोई भी गेंद निकल सकती है। तो जिसका पूर्व अनुमान न हो, पहले से ज्ञान न हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। आ रही बात अब समझ में, यानी कोई भी गेंद निकाल सकता है, तो इसका पहले से पता नहीं था, जिसका पूर्व अनुमान नहीं था कि कौन सी गेंद निकलेगी, इस प्रकार की हम लोग त्रुटि को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। यानी कि जिस घटना का पूर्व अनुमान न हो। समझ में आ रही बात, जिस घटना का पूर्व अनुमान न हो, जिस घटना का पूर्व अनुमान न हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। पहले से उसे पता नहीं था कि कौन सा गेंद निकलेगी, पता ही नहीं है उसको, इस प्रकार की त्रुटि को क्या बोलते हैं हम लोग, यादृच्छिक त्रुटि। एक और आता है हमारा अगला, कौन सा, स्थूल या गंभीर त्रुटि। चलिए पहले उसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं स्थूल या गंभीर त्रुटि क्या होता है। चलिए उसको पहले लिख लीजिए। हो गए,
चलिए आगे चलते हैं। अब स्थूल या गंभीर त्रुटि क्या होता है। मान लेते हैं कोई आदमी है, एक आदमी है, वही आदमी ले लेते हैं, मान लो राजू है। यहाँ पर राजू ने क्या किया, अब राजू पुराने जमाने का आदमी, एक लकड़ी दिया गया राजू को, बोला गया तू नाप के बताया। राजू ने सोचा चलो पहले ज़माने का हम अलग ही हाथ वाला रूल लगा लेते हैं, कुछ अलग ही एक तरीका अपना लेते हैं जिसके कारण हमें पता चल जाए कि इसकी लंबाई क्या है। इन्होंने अपने तरह से इसका जो नाप बताया वो 5 सेंटीमीटर बता दिया। तो एक जो जिस आदमी का ये लकड़ी था, या जो जिस आदमी का ये लकड़ी का टुकड़ा था, कहा नहीं भैया ये 5 सेंटीमीटर का नहीं है, आपने बहुत ही बड़ी यानी बहुत ही ज़्यादा नाप दिया। ये तो हमारा 4.5 का था, आपने 4 सेंटीमीटर का था। मान लेते हैं लकड़ी पहले कितना थी, 4 सेंटीमीटर, और राजू ने बता कितना दिया, राजू ने बताया 5 सेंटीमीटर का। तो बताओ 1 सेंटीमीटर की क्या कर दिया उसने, गलती कर दी। क्यों गलती कर दी, क्योंकि उसने कहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया था, कोई भी स्केल नहीं लगाया था, उन्होंने सिर्फ अपने अनुसार ही बता दिया था। तो ये बहुत ही बड़ी गलती हुई कि नहीं हुई। तो यानी मानव के द्वारा होने वाली बहुत बड़ी त्रुटि को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्थूल या गंभीर त्रुटि। क्योंकि त्रुटि हमेशा न के बराबर होती है, न कि बहुत ही बड़ी। आ रही बात ना, त्रुटि बहुत ही बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्या होगा, मानव के द्वारा होने वाली बहुत ही बड़ी गलती को ही क्या बोलते हैं, त्रुटि कहते हैं। यानी कौन सी त्रुटि, स्थूल या गंभीर त्रुटि कहते हैं। आ रही बात ना, यानी कि मानव के कारण होने वाली बड़ी गलती को कौन सा त्रुटि कहते हैं, स्थूल या गंभीर त्रुटि, स्थूल या गंभीर त्रुटि कहते हैं। इसका एक और नाम होता है सकल त्रुटि। क्या नाम होता है, सकल त्रुटि। आ रही बात ना। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और सबसे पहले आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हुई और आ गया होगा अच्छी तरह से, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर अगली वीडियो हम फिर इसी तरह से लाते रहेंगे आप लोग के लिए। और इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।